नमस्कार, मैं रूबी खातून एक बार फिर से आप सबों का स्वागत एवं अभिनंदन हमारे दूरदर्शन के बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार थिएटर में। हमने पहले भी आपसे कहा है कि बिहार थिएटर में हम उन व्यक्तियों से आपकी खास बातचीत करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे जो बिहार रंगमंच के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद है बेहद ही खास व्यक्तित्व है जिनका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट एवं संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित, जिन्होंने बेगूसराय रंगमंच को राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाई है, श्री प्रवीण कुमार कुंजन। सर, हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार थिएटर में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो हम अपने हर अतिथियों से जानना चाहते हैं, कि आपके रंगमंच की शुरुआत कैसे हुई? मैं मूलतः गांव का लड़का हूं और हमारे गांव में फेस्टिवल, दुर्गा पूजा वगैरह पे नाटक हुआ करते थे। तो ये अच्छी बात थी कि मेरे दरवाजे पे ही पूजा होता था, अब मंच वगैरह बनता था। तो मेरे फैमिली के लोग भी, वो ग्रामीण जो नाटक होते हैं फेस्टिवल का आधार, तो उसमें बाबा, पापा ये सब पार्टिसिपेट किया करते थे। तो बचपन में कभी बच्चों की आवश्यकता नाटक में हो जाती थी, तो जैसे सत हरिश्चंद्र में वो उनका जो लड़का जिसको सांप काट लेता है, तो वो भूमिका मैंने किया। तो वो मेमोरी में है कि बचपन से ऐसे जुड़ाव हुआ। और फिर बेगूसराय, क्योंकि मेरे फादर वहाँ सर्विस करते थे, तो हमें बेगूसराय जाना हुआ। और क्योंकि रंगमंच का जो स्वरूप था मेरे अंदर, वो गांव में साल में एक बार होने वाला रंगमंच था। लेकिन बेगूसराय जाने के बाद एक्सीडेंटल कहो या जाना था मुझे, तो दिनकर भवन से गुजर रहा था, कोई नाटक का बैनर लगा था, तो मैं उसमें घुसा अंदर देखने के लिए। उसके बाद उस संस्था के पीछे बातचीत करते करते वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद याद ही नहीं है, उसका लगातार रंगमंच से जुड़ता रहा, दूसरा काम किया भी नहीं। और फिर बाद के दिनों में मुझे लगा कि अब रंगमंच करने के लिए अब तो यही समय पूरा दिया है, तो आगे भी रंगमंच में कैसे लंबे अंतिम समय तक मैं रंगमंच कर सकूँ। तो शुरुआत में वो बचपन की यादें हैं, मेमोरी हैं, जो हमारे गांव के फेस्टिवल, दुर्गा पूजा के अवसर पर होने वाले नाटक हुआ करते थे, जिसमें मेरे परिवार के लोग भी भाग लिया करते थे। दुर्गा पूजा में अभी भी बहुत सारे गांवों में, कस्बों में नाटकों का मंचन होता है। वहाँ के कलाकार नाट्य मंचन करते हैं अभी भी। और हमारे गुंजन जी की भी शुरुआत बाल कलाकार के रूप में हुई है। उनका पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र में जो बेटे का जो रोल है, रोहिताश, उससे शुरुआत हुई है। तो सर, आपसे मैं एक और चीज़ जो जानना चाहूँगी, एक्टर से डायरेक्टर बनने का सफ़र भी कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। रंगमंच मूलतः अभिनेताओं का ही माध्यम है, और पहली बार रंगमंच के मतलब अभिनय करना ही हम सब जानते हैं। बाद में जब डिटेल में जानना शुरू किया तो बैक स्टेज भी है, निर्देशन है, लाइट डिजाइन है, अलग अलग। तो मैं बेगूसराय में जब वापस आया तो अभिनय ही करता था, लेकिन मेरे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे कि मेरी स्पीच अच्छी नहीं थी। अब वो मैं चाह कर भी ठीक नहीं कर सकता था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था मेरे अंदर। तो अब मुझे थिएटर में करियर बनाना था, जीवन जीना था। तो मुझे लगा कि अभिनेता के लिए उसका स्पीच का होना, उसका जो बोलने की कला है, वो समृद्ध होना है। अब मैं चाहकर भी, प्रैक्टिस करके भी उसको ठीक नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे टेक्निकल कुछ मेरे प्रॉब्लम थे। तो मुझे लगा कि थिएटर तो करना है, अब अभिनय करके तो लंबा समय में, क्योंकि जब अच्छा अभिनेता बनने की प्रक्रिया में जाऊँगा तो बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने अपने को उस तनाव से गुजरने के बजाय, मैंने उस तनाव को अपने सक्रियता के लिए शिफ्ट करने के लिए मैंने निर्देशन चुना। और लगभग मैं बहुत जल्दी ही 2 साल ही रंगमंच में आए हुए होगा बेगूसराय में। गांव का रंगमंच का मैं टाइमिंग नहीं काउंट करता। तो 2 साल बाद ही मैंने नाटक निर्देशन करना शुरू किया और अपना एक समूह बनाया। वो भी रामेश्वर प्रेम बिहार के नाटककार थे, उनका एक कैंप नाटक है, पहली बार मैंने उसको डायरेक्ट किया। तो क्योंकि अभिनेता के तौर पे हम स्थापित नहीं हो सकते थे, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मैं अच्छा बोल नहीं सकता था। मैं अच्छा, और एक अभिनेता के लिए सब जानते हैं कि अभिनेता के पास 2 ही चीज़ है, उसका बॉडी और उसकी आवाज़, और ये दोनों समृद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो बीच बीच में छोटा मोटा रोल करता रहा, लेकिन मूलतः मैंने बैक स्टेज पे फोकस किया। बैक स्टेज में चाहे जो भी काम हो, लाइट, सेट्स या मैनेजमेंट करना, या एक समूह निर्माण में जो भी समस्याएं हैं उन सबको सॉल्व करना। और अब निर्देशन करना तो एक लीडरशिप की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक खास करके हिंदी रंगमंच में या जो इंडियन थिएटर है, यहाँ केवल निर्देशक, आप क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं हो सकते।
उसके साथ आपके साथ प्रबंधन का गुण, मैनेजमेंट का गुण भी होना ज़रूरी है। तो वो संघर्ष करते करते लगातार, और दूसरा काम कर नहीं सकता था, ग्रुप चलाना था, तो नाट्य निर्देशन मेरा ये हो गया। जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया तो वहाँ पहली बार मैंने 2006 में एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट टाइम। और वहाँ भी सवाल, वहाँ क्योंकि फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है उसमें अभिनय भी करना होता है, आपको स्पीच सुनाने होते हैं, गाने गाने होते हैं। तो मैंने वो सब किया जो भी मुझे आता था, ये न सोच के कि शौ क्या होगा, लॉ क्या होगा, इसकी चिंता नहीं किया। और एक और बहुत, अब मैं पटना में उन दिनों रहता था, बेगूसराय से कुछ पटना में शिफ्ट कर गया था, तो मैं बड़े निर्देशकों के पास नहीं जाता था डर के कि मुझे उसको तैयारी करवा दीजिए, कि वो मुझे आधा तनाव देते कि तुम उच्चारण ठीक करो, ये करो, वो करो। तो मैं चुपचाप अकेला तैयारी करता था, लेकिन ये मन में बनाया था कि अगर इंटरव्यू भी दूंगा मैं, तो ये सब दिखाने के बाद मुझसे अगर सवाल होगा तो मैं बोलूँगा कि मैं डायरेक्शन करना चाहता हूँ। तो शुरू से ही अपनी कमजोरी को मैंने ताकत बनाया, और थिएटर क्योंकि करना था तो अभिनय न कर, थिएटर ही करना है तो अभिनय कर या निर्देशन, तो मैंने निर्देशन में अपने को फोकस किया। आज भी लगातार वही कर रहा हूँ। NSD में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैंने इसी कोर्स में स्पेशलाइजेशन किया। तो मुझे ये इस बहाने एक चीज़ और कहना है कि हम थिएटर में जब समय देते हैं तो अभिनेता को अपना सेल्फ मूल्यांकन जरूर करना चाहिए, क्योंकि रंगमंच का जो अभिनय है या फिल्म का अभिनय है, वहाँ अपंग, मानसिक रूप से बीमार, शारीरिक रूप से प्रॉब्लम, इनके लिए अभिनय में जगह नहीं है। आपको खुद शुरू में मूल्यांकन करना हो कि आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा चल सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, अच्छा मुस्कुरा सकते हैं, आपके शरीर और वाचन दोनों अगर तंदुरुस्त है या उसको आप ठीक कर सकते हैं तो अभिनय में जाए। तो बस यही है किस्सा निर्देशन का। और नाटक करना अच्छा भी लगता है। अब मुझे अभिनय करते हुए तो एक बार सवाल आया कि तुम अभिनय जब नहीं करते हो तो अभिनेता को कैसे समझोगे। मैंने कहा कि मैं अभिनय नहीं करता, लेकिन अभिनय की समझ रखता हूँ। अब मैंने कई अच्छे अभिनेताओं के साथ काम किया, और अभिनय एक्टर को मैं अच्छा से डील कर लेता हूँ। डील मतलब कि अगर आपकी रंगमंच को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उस विधा का एक्सपर्ट ही बना जाए। अगर आप उसको, आपका नज़रिया क्लियर है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, और रंगमंच बहुत टर्म में नहीं होने वाला रंगमंच कार्य है। अगर आपका जीवन का अनुभव है, लाइफ का अनुभव है, तो आप चीज़ों को, आपको देखने का नज़रिया साफ है कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए तो ऐसा है। तो मुझे लगता है कि निर्देशन कला जटिल होते हुए भी एक सहज कला है, और अब तो रंगमंच अभिनेताओं का माध्यम होते हुए भी निर्देशन का ज़्यादा माध्यम हो गया है। मुझे अच्छा भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अब निर्देशन में हूँ तो मैं चाहता हूँ कि रंगमंच निर्देशन का माध्यम बने। जो अभिनेता काम करते वो चाहे मेहनत करे कि रंगमंच अभिनय का माध्यम बने। तो ये जो संघर्ष है, यही रंगमंच की जीवटता है। बिल्कुल, अपनी कमज़ोरी को पहचान के उससे ताकत कैसे बनाना है, ये कोई हमारे गुंजन जी से सीखे। सर, आपसे आगे जानना चाहूँगी कि आप, क्योंकि बेगूसराय रंगमंच को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में बहुत सक्षम है, आप वहाँ नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल भी करवाते हैं, तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती है? अगर बेगूसराय में आप रंगमंच कर रहे हैं, उसमें कितनी कठिनाइयाँ आती है? रंगमंच का क्योंकि मैं रंगमंच का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो हमारा दायित्व भी है कि रंगमंच का विकास हो। और रंगमंच केवल महानगरों या बड़े सिटी में रहकर विकास नहीं हो सकता, इसको उसे डिसेंट्रलाइज करना होगा, हर जगह पहुंचाना होगा जहां रंगमंच नहीं है। और बेगूसराय की परंपरा पहले रही है, लेकिन उतनी समृद्ध नहीं रही है जितना आज के समय में राष्ट्रीय फलक पर बेगूसराय की चर्चा हो रही है। मैं 14 साल थिएटर करने के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया था। लंबा मैंने बहुत समय बेगूसराय में काम किया, फिर पटना में भी मैंने काम किया। जब 14 साल रंगमंच करके गया मैं, तो ये दायित्व भी था। और जब दिल्ली में मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कोर्स पूरा कर रहा था, अब मैं पास होते होते मेरी चर्चा होने लगी थी रंगमंच में कि अच्छा लड़का है, जो भी है, कॉम्प्लीमेंट अच्छे थे, और वो लोभ मुझे बाहर की ओर ढकेल रहा था। अब कहाँ बेगूसराय बिहार वापस जाना, दिल्ली सेंटर है, दिल्ली राजधानी, यहाँ सब कुछ है, यहाँ पैसे भी हैं, बड़ी सुविधाएं भी हैं। लेकिन फिर मुझे एक रात लगा कि मैंने 14 साल थिएटर किया, उसके एवज में, उसके बदले में मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अचीव हुआ। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने मेरी जो वो जर्नी थी उसको और समृद्ध किया, एक नई दृष्टि दी। तो मुझसे एक सवाल भी था, किसी सर ने बोला था मुझसे कि परवीन अब क्या करोगे तुम पास होने के बाद। हम कहेंगे सर
14 साल थिएटर किया हूँ और आगे भी 14 साल थिएटर ही करना चाहता हूँ, कम से कम हिसाब बराबर हो जाए। और मैंने ये भी तो कहा, उन्होंने कहा कहाँ जाओगे थिएटर करने, दिल्ली में रुकोगे? हम कि नहीं सर, मैं बेगूसराय। बोला उन्होंने कि आपने इतना सारे लाइट सीखा यहाँ, अभी तुमने अंधा युग में 200 लाइट लगाया, इतने तुम अब ऑटोकैड ये सब कंप्यूटर वगैरह सब इस्तेमाल करना जानते हो, वहाँ कहाँ मिलेगा ये प्रोफाइल लाइट? ये हम कहेंगे सर एक दिन बेगूसराय को मैं वैसा बना लूँगा। और 14 साल मैंने अपने बनाकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुँचा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 14 साल बाद बेगूसराय में वो सब चीज़ मिलेगा जो यहाँ आप बोल रहे हैं कि वहाँ नहीं मिलेगा। और उसी खोज में, उसी वो जो सत्य था मेरा, जो मेरा जिद था, उसी खोज में मैं आज भी लगा हुआ हूँ। मुझे तो यहाँ तक कि सब बेगूसराय में, बिहार में सबसे पहले प्रोफाइल वहीं आया लाइट। मैंने पटना के भी जो हमारे गुरुजन हैं, संजय भैया, कई लोगों को मैंने प्रोफाइल दिया है। तो धीरे धीरे मैंने अपना सेटअप बनाना शुरू किया और उसमें संघर्ष है। फिर मुझे लगा कि हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। जैसे डॉक्टर पेशा एस्टेब्लिश्ड है तो डॉक्टर को इज्जत मिलता है। शिक्षा में टीचर का पेशा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शिक्षक को इज्जत मिलता है। हम लोग अपने सेल्फ में कि हम रंगकर्मी है, नाटक, हमें लगता है कि हम जिस विधा से जुड़े हुए हैं, अगर वो एस्टेब्लिश्ड हो, वो स्थापित हो, उसको समाज में इज्जत मिले, तो ऑटोमेटिक उस विधा को करने वाले को भी वो सम्मान मिलेगा। तो मैं अपने को एस्टेब्लिश न करके मैं चाहा कि मैंने कोशिश किया कि बेगूसराय में रंगमंच कैसे एस्टेब्लिश्ड हो। और ये भी एक मैसेज दिया कि रंगमंच केवल वो जो आप सोच लिए हो कि दाढ़ी बढ़ा लेना, वो झोला टांग लेना और फकीर जैसा दिखने वाला, फक्कर जैसा दिखने वाला ही रंगकर्मी होता है, वही रंगमंच करता है। वो लोग एक अलग छटे हुए लोग हैं समाज से। मैंने रंगमंच को वहाँ ग्लैमराइज करने की कोशिश किया। मैंने फेस्टिवल्स प्लान किए। फेस्टिवल में जानबूझकर मैं मुंबई से फिल्म स्टार को बुलाता था कि उनके बहाने रंगमंच को लोग खींचे, रंगमंच को जो बेनिफिट हो सकता था। मैंने पॉलिटिशियन को भी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को, नीतीश कुमार को भी नाटक देखने के लिए बुलाया कि लोग को लगे कि मुख्यमंत्री भी नाटक देखने आते हैं। मैंने अलग अलग पार्टी बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, दीपांकर भट्टाचार्य या अलग श्रवण कुमार जैसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटी को मैं रंगमंच पे खींच कर लाया कि जनता को ये लगे, बेगूसराय की जनता को, कि रंगमंच केवल कुछ वो दाढ़ी बढ़े हुए लोग, झोला टांगे हुए लोग ही नहीं करते। रंगमंच समृद्ध है, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री भी नाटक देखने आता है, बड़े बड़े लोग नाटक देखने आते हैं। और यही नहीं, जब मैंने फेस्टिवल किया, मैंने जिद किया कि मैं एक भी आदमी को, ठीक है 20 रुपये टिकट है, मैं फ्री में नहीं जाने दूंगा, चाहे मेरा ऑडियंस खाली से खाली रहे। वो पैसा 20 रुपया में हमारा फेस्टिवल का शायद डीजल का खर्चा भी नहीं निकले, लेकिन पैसा मूल्य वही कोई लगाता है जब आपके अंदर इंटरेस्ट होता है। बिना इंटरेस्ट का आप कहूँ 2 पैसा भी नहीं फेंकेंगे। तो वो, और मैंने ये भी मैसेज किया, जो बड़े सेलिब्रिटी आते थे या जो विधायक होते थे या डीएम IAS IPS जो होते थे, उनको मैं रिक्वेस्ट करता कि सर आपसे मैं टिकट कटाने को तो बोलूँगा नहीं, लेकिन सिंबॉलिक तौर पे आप काउंटर पे जाएं और टिकट कटाएं, और वो जो पब्लिसिटी होगा, वो जो मैं पोस्ट करूँगा, तो लोग को लगेगा कि शहर का SP DM, शहर का विधान पार्षद, MP ये टिकट कटा के नाटक देख रहे हैं। तो जनता के बीच रंगमंच को स्थापित करना था। गुंजन तो स्थापित हो जाएगा। आप में तरह तरह के रंग हैं। आप एक कलाकार भी थे, आप एक निर्देशक भी हैं, आप लाइट डिज़ाइनर भी हैं। आप नाटकों में अलग अलग प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने से आप पीछे नहीं हटते हैं। तो कहा जाता है कि नाटक कलाकार का माध्यम है, लेकिन उनके जो सहायक चीज़ें हैं, हम लाइट की बात करें, हम कॉस्ट्यूम की बात करें, हम सेट की बात करें, हम म्यूज़िक की बात करें, तो ये सब कितना ज़रूरी होता है एक नाटक के लिए, वो आपसे जानना चाहूँगी। थिएटर एक कंपोजिट आर्ट है और रंगमंच ही है जहाँ सब कुछ समाहित है। दुनिया का शायद ये इकलौता विधा है परफॉर्मिंग आर्ट में जहाँ सबकी ज़रूरत है। रंगमंच बगैर एक्टर नहीं हो सकता, रंगमंच बिना दर्शक नहीं हो सकता, रंगमंच बिना कोई कथ्य कंटेंट बगैर नहीं हो सकता, और रंगमंच बिना सामूहिक बोध के नहीं हो सकता। अगर आप सोलो परफॉर्मेंस भी करते हैं तो वो भी अकेला नहीं रहता, सोलो अभिनय हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ कई लोग जुड़े होते हैं। जिसने उसे लिखा, जो देख रहा है, जहाँ घट रहा है, जो लाइट कर रहा है, साउंड कर रहा है। मुख्य जो मेन मुद्दा है, जो तुम्हारा सवाल है, कि हम जो कहना चाहते हैं, हम जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो बात को, अभिनेता के माध्यम से। अभिनेता मेन माध्यम है, ऑडियंस और रंगमंच मंच के बीच का जो मेन टूल है वो अभिनेता है।
और दूसरा उसकी आत्मा जो है वो कंटेन है, सब्जेक्ट है। तो अभिनेता उस सब्जेक्ट को, उस कंटेन को लेकर दर्शक तक पहुंचाता है। अब इस कहने या पहुंचाने में हम रोचक तरीके से, नए तरीके से उस बात को कहना चाहते हैं कि एक ही तरह का बात रिपीटेशन न हो, एक ही तरह से वो मोनोटोनस न हो, एक ही तरह के लोग बार बार एक ही चीज़ देखकर बोर न हो जाएं। तो वो जो रोचकता है उस पहुंचाने में दर्शक तक, उसमें हम आर्ट के जो अलग अलग आयाम हैं उसका हम सपोर्ट लेते हैं, उसके सहयोग से मेन जो अभिनेता के द्वारा जो सब्जेक्ट है उसको ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। और जब सबका गोल क्या है, दर्शक तक पहुंचाना, चाहे वो लाइट वाला हो, चाहे वो साउंड हो, एक्टर हो, लेखक हो, डायरेक्टर हो, सबका मकसद है, एक गोल है कि हमारा गोल टारगेट है कि वहाँ दर्शक है वहाँ तक बात पहुँचाना है। तो जब बात पहुँचाने में जो भी मदद कर रहे हैं थिएटर के अन्य आयाम, चाहे वो कॉस्ट्यूम, लाइट, साउंड, अब तो विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग्स, डांस, म्यूजिक, जो भी सहयोग कर रहे हैं बात पहुँचाने में, वो सबकी महत्वपूर्ण है। अब सवाल यहाँ ये होता है कि हम कितने अनुपात में उनका इस्तेमाल करें। तो हमें लगता है कि कोई भी चीज़, कोई भी आर्ट जो समाहित हो रहा है वो कभी भी मुख्य जो मकसद है उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे, डिस्टर्ब ना करे, उसको पहुंचाने में और खूबसूरती से मदद करे। तो इसीलिए केवल एक अच्छा लाइट डिजाइनर हो जाने से आप अच्छा लाइट नहीं कर सकते नाटक का। आपको एक अच्छा समझदारी भी विकसित करना होगा कंटेंट का, एक्टर के मूव का, स्पेस का। हम लाइट के तो जानकार हैं, आपने ये भी चीज़ देखा होगा, मुझे कभी कभी बहुत हड़क होता है कि आजकल एक तुम भी एक्टर हो तो अपने फोटोग्राफ्स देखो पिछले दिनों नाटकों के, पीछे से पता नहीं पीछे से वाश होगा, ब्लू वाश हो जाएगा। नाटक का समय कोई हो, लोकाल कोई हो, कुछ हो, पता नहीं बीच में स्मोक छूट जाएगा। तो अब स्मोक क्यों छूट रहा है? कोई नाटक कंटेंट है तो पीछे तो बीम, प्रोफाइल का बीम नहीं आता है, डिजाइनर को लगता है कि लाइट दिख रहा है, वो बीम धुआं पकड़ता है और बीम दिखता है। मकसद बीम दिखाना है क्या? मकसद एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, मकसद जो अभिनेता है उसको आलोकित करना है। तो हमें लगता है कि वैसे डिजाइन से बचना चाहिए जो केवल एक विजुअल, वो भी धुआं का बीम दिखाने के लिए नाटक हो, तो वो हमें लगता है कि नाटक को डिस्टर्ब करता है। वैसे ही अब मान लो साउंड का हम इस्तेमाल करते हैं, दुख का कोई सीन है, दुख है, पेन है, दुख तो है ही कहानी में, और दुख तो दुख हम बोल रहे हैं, उसको दुख करना या पीछे से एक और दुख वाला कोई साउंड, म्यूजिक क्रिएट कर देना, मूड प्ले कर देना, मैं जा रहा हूं, मैं अब जाना चाहता हूं, पीछे से ये क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट करता है। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्टर को डुबाने के लिए साउंड नहीं है, एक्टर की ताकत है, वो उस इमोशन को होल्ड करेगा। तो उसको बैसाखी की तरह पीछे से और हत्ती से को बहाना क्यों चाहते हो? एक्टर को मदद क्या करता? तो हमें लगता है कि टेक्निकल जो एस्पेक्ट हैं, या तुमने पूछा अब सेट मान लो मैंने बहुत लंबा पिलर खड़ा कर दिया है, ना समझी भी ये सब होता है, हम भी करते थे बचपन। लंबा पिलर है, बहुत हाइट है, और एक्टर 5 फुट का है, और जब ऑडियंस देख रहा है तो पिलर देख रहा है, उसके सामने एक्टर बौना दिख रहा है। तो ये जो प्रोपोर्शन, टेक्सचर, कलर, एक जो दृष्टि है, तो हमें लगता है कि लाइट डिजाइनर केवल लाइट जला लेने से लाइट डिजाइनर नहीं होगा, उसको एक्टर की तरह ही, निर्देशक की तरह ही उतना ही मेहनत करना होगा, और उसे थिएटर के अन्य आयामों की समझ रखना होगा। अब मान लो एक फूल है, प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी यूज किया, बहुत सारे नाटक में प्रॉपर्टी यूज होता है, पता नहीं वो फूल क्यों उठाते हैं फिर रख देते हैं, क्यों उठाते हैं। तो हमें लगता है कि जम के थिएटर के अन्य आयाम जो थिएटर के साथ सेलिब्रेट करते हैं, थिएटर को उत्सवी बनाते हैं, रंगमंच में वो उसको सौंदर्यीकरण दृष्टि देते हैं, तो उसकी समझ बहुत जरूरी है। इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत नहीं है, और जम के होना चाहिए। विजुअल लैंग्वेज हो, रंगमंच तो जो ही चीज़ है, ऑडियो और विजुअल है,
तो जितना ऑडियो हो, जितना विजुअल हो, दृश्य और श्रव्य दोनों जमकर इस्तेमाल हो, लेकिन उतना ही हो जितना जरूरत हो। हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान का जो रंगमंच है उसमें आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं, क्या होना चाहिए गुंजन जी के हिसाब से? बोलने के लिए हम सब बोलते हैं कि रंगमंच बहुत समृद्ध है, बल्कि हमें लगता है कि रंगमंच का सबसे मुश्किल दौर है और सबसे गिरावट वाला दौर है, क्योंकि हर कोई नाटक कर लेता है। इतना आसान विधा हो गया है कि जिसको मन है वो कल नाटक कर लेगा। अब तो ये भी हो गया है कि 7 दिन के रिहर्सल, 5 दिन के रिहर्सल में भी नाटक होने लगे हैं। तो ये आया कहाँ से है? और एक चीज़ आप महसूस करोगे या अध्ययन देखना कि पहले रंगमंच कला का माध्यम था, कला के लिए लोग आते थे, अपनी संतुष्टि के लिए आते थे, अच्छा लगता था, बहुत तप के मेहनत करके लोग आते थे, टिकते थे। अभी भी लोग आते हैं, टिकते हैं। नहीं, पता नहीं, मैंने ये महसूस किया है कि पिछले इधर रंगमंच को ना लोग इंडस्ट्रीज समझ लिया है, उद्योग, कंपनी। यहाँ बहुत पैसे हैं, बहुत सारे पैसे आते हैं, बहुत कुछ है। अरे यार कितना अच्छा है, कोई नौकरी करोगे तो महीना में जो मिडिल क्लास है 10-15 हज़ार रुपये मिलेगा, साल में कितना हुआ? 1.5 लाख 2 लाख। अरे रंगमंच में क्या है, एगो कहूँ ठेका उठाओगे 2 लाख तो एक दिन में है, कहूँ ग्रांट उठा लोगे 5 लाख। इसने जो रंगकर्मियों की, जो कलाकारों मेहनत करने की जिजीविसा, मेहनत करने की जो दम था या कुछ प्रूफ करने का काम था, हम लोग प्रूफ करते थे कि हम भी अच्छा नाटक कर सकते हैं। वो पागलपन रहता था, करिए यार वो नाटक कर रहा है, पुंज नाटक कर रहा है, रणधीर कर रहा है, संजय भैया बहुत बड़ा नाम है, सर उनको पार नहीं कर सकते लेकिन उनको प्रभावित तो कर सकते हैं। ये नहीं था कि यार कहाँ से 5 लाख रुपया साल में आ जाए। मैं यहाँ पूरे रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाने से पूर्व 1 रुपया थिएटर से नहीं कमाया है। 2-2 रुपये के टिकट बेच के, कर्ज में डूब के, कई बार तो ऐसा होता था कि जनरेटर वाला को पैसा नहीं दिया, वो कर्जा उसके घर से जाने का, वो गली से जाने को छोड़ देता था कि वो तगादा करेगा। आज की स्थिति ये है, पैसे तो है, आ गए हैं। मेरे साथ ही ग्रुप में थिएटर करते हैं, 6 महीना पहले है, उनको भी पेमेंट करता हूँ। मुझे 14 साल तक पेमेंट नहीं मिला, और शायद मैं उस समय जितना सीखा ना, वो मैं आज नहीं सीख पा रहा। या मैं सोचता हूँ कि मैं उस समय जितना पढ़ता था, या मैं लोगों से सीखता था, बात सुनता था, बड़े लोगों की संगत करता था, ये इनके जब मैं होता तो मैं सीख पा रहा हूँ क्या? आप नाटक कर ले रहे हो तो हमें वर्तमान रंगमंच बहुत चिंता करने वाला है, खास करके भविष्य के रंगमंच को लेकर, कि आने वाले दिनों में कैसा रूप होगा, कैसे सस्टेन करेगा। और 5 दिन 6 में अच्छी बात है, अगर 5-6 दिनों में नाटक होने लगे, अच्छा हो, और ऐसा कुछ फार्मूला निकलता है, कुछ टैबलेट बनता है कि ये खिलाने से 5 दिन में आप नाटक हो जाएंगे, 2 साल में आप एक्टर बन जाएंगे, 3 साल में 3 साल की, आप तो आप पता कीजिए, मैंने तो देखा है कि लोग 14 साल 12 साल में भी डायरेक्टर बन जाते हैं। तो उम्र की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस की नहीं। तो भविष्य में क्या हम अच्छी पौध तैयार कर पाएंगे, अच्छे रंगकर्मी को ला पाएंगे? तो रंगमंच संघर्ष करना सिखाता है। आप समृद्ध हो जाओ, मेरे पास ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी टेंशन नहीं है फाइनेंशियल, समृद्ध हूँ, लेकिन मैं वो संघर्ष जो है ना रंगमंच का, उसको खत्म नहीं करना चाहता। मैं आज भी नाटक उतनी ही बेचैनी से रिहर्सल करता हूँ जितना पहले करता था, अब वो मेरे जिंदा रहने का ये है। पैसे से समृद्धि नहीं होगा। रंगमंच का जो मूल औजार है, प्रैक्टिस, संघर्ष, लगातार वो कल्पना के लिए सोचना, ये हमें करना होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही, और मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत भी हूँ कि अब जो नाटक हो गया वो ज़्यादातर वो क्वालिटी नहीं रही है, क्वांटिटी हो गई है। सबको बस नाटक करना है, और सब यहाँ पे अब सीखने नहीं आते हैं। वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, लाइटमैन हो, म्यूजिशियन हो, कोई भी हो, वो बस पैसा कमाने के लिए ही आ रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत अच्छी बातें आपने कही, और बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही है, जो अभी वर्तमान में रंगमंच में घटित हो रहा है, जो आप भी जानते हैं बखूबी, जो मैं भी जानती हूँ, वही बात आपने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आखिर में हमारे बिहार थिएटर के दर्शक के लिए क्या कहना चाहेंगे?
बस नाटक देखिए, नाटक सोचिए और नाटक वालों को सहयोग करें, सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से हमारे दूरदर्शन की तरफ से, हमारे बिहार थिएटर की तरफ से। इसी श्रृंखला में फिर से हम अगली बार आपकी रूबरू करवाएंगे बिहार रंगमंच के हमारे प्रमुख हस्ताक्षरों से। तब तक के लिए नमस्कार।